इस वीडियो के थंबनेल को देखने से एक बात तो समझ में आती है कि रिटायरमेंट के बाद जो फर्स्ट 5 इयर्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं इस बात के लिए कि रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी यानी इन 5 वर्षों के बाद की ज़िंदगी आपकी कैसे बीतेगी। जब हम किसी सेवा में से निवृत्त होते हैं या आप किसी बिजनेस में हैं या किसी सेल्फ एम्प्लॉयड में हैं, तो यदि आप किसी नौकरी में थे, नौकरी पेशा में थे, तो जिस दिन आप नौकरी ज्वाइन करते हैं उसी दिन आपकी तय हो जाती है कि आप रिटायर किस दिन करेंगे। हालांकि ये बात सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस प्रोफेशन के लिए लागू नहीं होती है, लेकिन एक बात तो तय है कि चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेस प्रोफेशन में हो, कोई ना कोई एक दिन तो ऐसा आएगा जब आप एक्टिव सर्विस से रिटायरमेंट लेंगे। जब हम रिटायरमेंट लेते हैं, चाहे तो किसी नौकरी में थे उससे या बिजनेस प्रोफेशन या सेल्फ एम्प्लॉयड में थे उससे, तो हमें लगता है कि रिटायरमेंट के बाद हमारी अपनी ज़िंदगी फ्री हो गई है, हम अपने हिसाब से सो सकते हैं, जग सकते हैं। यदि कहीं हमको जाना हो, किसी फैमिली रिलेटिव्स के पास जाना हो, वैकेशन में जाना हो, तो हमें कोई भी छुट्टी सैंक्शन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि रिटायरमेंट के जस्ट बाद यानी फर्स्ट 5 इयर्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले से उसको प्री प्लान नहीं कर सकते। जैसे आपने नौकरी के समय कुछ ऐसी इच्छाएं थी, कुछ ऐसी हॉबीज़ थी या कोई ऐसे असाइनमेंट रह गए थे जिसे आप पूरा नहीं कर सके, और जैसे आप रिटायर होते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि आप उस हॉबीज़ को या उस असाइनमेंट को पूरा करें। 35-40 वर्ष जो आप नौकरी में थे या किसी बिजनेस में थे, तो आप अपने मित्रों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के यहाँ विजिट नहीं कर सके थे, कोई पिलग्रिमेज वगैरह में आप अपना समय नहीं दे सके थे, कोई वैकेशन नहीं जा सके थे, कहा कि समय का अभाव था। अब चूंकि आपके पास समय ही समय है, तो हम चाहते हैं कि ये सारी इच्छाएं, जो ये सारे काम जो नौकरी के समय हम नहीं कर सके थे, अब हम पूरा कर लें। इसके कारण होता क्या है कि पहले 5 साल में कुछ ऐसे खर्चे हो जाते हैं जिसकी अपेक्षाएं मुझे नहीं थी, और उसके बाद हमें लगता है कि यदि इस 5 वर्षों में हम सावधानी बरते होते तो शायद मेरी आगे की ज़िंदगी और बेहतर ढंग से मैं लीड कर सकता था। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं बातों पर, और इस क्रम में हम 2 बिंदु पर बात करेंगे कि ये रिटायरमेंट के पहले 5 साल क्यों इम्पोर्टेंट हैं और इन 5 वर्षों में हमें क्या करना चाहिए, कौन से निर्णय लेने चाहिए जिससे कि बाकी ज़िंदगी जो है हम सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स मी चैनल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो या यदि इसमें लगता हो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से आपको पता नहीं थी, तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई बातें नहीं थी जो कि आपको पहले से पता नहीं थी, या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर नो लिखें। और यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिटायरमेंट के बाद जो सबसे पहले के 5 साल होते हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो सबसे पहला कारण है कि रिटायरमेंट का मतलब चेंज इन लाइफ स्टाइल है, ये स्लो डाउन का मतलब नहीं है। इसका मतलब ये कह सकते हैं साधारण शब्दों में कि रिटायरमेंट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, केवल ये लाइफ स्टाइल चेंज होता है। हम अभी तक, जब तक हम नौकरी में थे या किसी बिजनेस में थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, तो हमें सबसे जल्दी होती है कि जल्द से उठें, अपना सारा काम निवृत्त करें और अपनी नौकरी पर या अपने बिजनेस में जाएं। जाने का समय तो होता था लेकिन आने का समय नहीं हुआ करता। अब चूंकि हमारे पास कोई ऐसा असाइनमेंट नहीं है, हम अपने हिसाब से जग सकते हैं, सो सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये लाइफ स्टाइल चेंज हुआ। और चूंकि हमारे पास समय ही समय है, तो जितनी हमारी हॉबीज़ थी, जो काम अपने नौकरी के समय या बिजनेस के समय पूरे नहीं कर सके थे, वो सब को पूरा करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सब पूरा करने में हमारे काफ़ी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, और जब ये पैसे खर्च हो जाते हैं तब मुझे समझ में आता है कि शायद मैं यदि इसमें सावधानी बरता होता तो शायद आगे की ज़िंदगी में और बेहतर ढंग से लीड कर सकता था। दूसरा कारण है हेल्थ कॉस्ट। जैसे ही आप 60 साल 65 साल के होते हैं तो निश्चित रूप से आपकी हेल्थ नीड्स बढ़ जाती हैं। आपके कंसल्टेशंस, आपके ड्रग्स, आपके हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम, ये सारी चीज़ें एडिशनल लगने लगती हैं। जब तक आप नौकरी में थे तब तक आपका एम्प्लॉयर से शायद आप कवर थे हेल्थ इंश्योरेंस से, लेकिन हो सकता है रिटायरमेंट के बाद, हो सकता है आपका एम्प्लॉयर आपको अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस कवर देता हो, या हो सकता है ना भी देता हो। लेकिन इन सब कारण से जो डायग्नोस्टिक खर्चे हैं, पैथोलॉजिकल खर्चे हैं, कंसल्टेशन के खर्चे हैं, ड्रग्स के खर्चे हैं,
ये उम्र बढ़ने के साथ साथ ये खर्चे बढ़ते जाते हैं और नेक्स्ट 5 ईयर्स तक ये खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तीसरा कारण है सडन एंड इमोशनल कॉस्ट। ये इमोशनल कॉस्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर एशियन कंट्रीज़ में। जैसे अपने बच्चों के वेडिंग में खर्च करना, आपको लगता है कि इतने साल नौकरी की हमने, इतने पैसे कमाए, यदि बच्चों के शादी विवाह में यदि हम खर्च ना करें तो आखिर इस कमाई का मतलब क्या है। तो हम वेडिंग में खर्च करते हैं। लाइफ स्टाइल में हमारा चेंज होता है। जैसे अभी तक हमारे पास छोटे घर थे, हम काम चला रहे थे, अब लगता है कि हमारे बच्चे सेटल हो चुके हैं, हमें भी टर्मिनल बेनिफिट्स मिले हैं, तो क्यों नहीं इस घर को बड़ा कर लिया जाए। अभी तक हमारे पास छोटी गाड़ी थी तो हम सोचते हैं क्यों नहीं इस गाड़ी को बड़ी गाड़ी कर लिया जाए। हम ये भी सोचते हैं कि बच्चों को यदि बीच बीच में गिफ्ट दिया करें, हालांकि उनको गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, वो वेल सेटल्ड हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इमोशनल डिसीजंस होते हैं कि जो रिटायरमेंट के पहले फर्स्ट 5 ईयर्स में काफ़ी खर्च हमें करने पड़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि रिटायरमेंट के फर्स्ट 5 ईयर्स में से कौन से निर्णय लें जिससे कि जिंदगी हम अपना जीवन चैन से जी सके। इस पर आगे चर्चा करने के पहले एक सैंपल मैं आपको देना चाहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद सामान्य अवस्था में क्या क्या खर्चे होने की संभावनाएं हैं और कितने खर्चे होने की संभावनाएं हैं। हमने माना कि आप किसी मेट्रो सिटी से रिटायर किए हैं। रिटायरमेंट के बाद आपके जो मंथली एक्सपेंसेस होंगे, जिसमें ग्रॉसरीज, यूटिलिटी बिल्स और सारी चीज़ें होंगी, वो 40,000 रुपये पर मंथ में शायद ये हो जाए, और यदि एनुअली कैलकुलेट करेंगे तो ये 4,80,000 के आसपास होता है। उसके बाद हेल्थ कॉस्ट, जिसमें आपके हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स प्लस ड्रग्स के प्राइस, जो पैथोलॉजिकल टेस्ट होंगे, ये सारे मिला के एक वर्ष में 1,80,000 रुपये हो सकते हैं। ट्रैवल के लिए जैसे फैमिली विजिट करना या पिलग्रिमेज विजिट करना या वैकेशंस वगैरह कुछ होंगे, इसके लिए हमने 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष हमने एलोकेट किया हुआ है। और कुछ चीज़ें, गिफ्ट देना, किसी की शादी ब्याह में जाना या कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना, इन सब चीज़ों के लिए 60,000 रुपये प्रति वर्ष हमने एलोकेट किया हुआ है। और इसके अलावा कुछ अनफॉर्सीन एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमें पहले समझ में नहीं आता है, इसके लिए भी हमने 60,000 रुपये प्रति वर्ष का एलोकेशन किया हुआ है। और इस हिसाब से देखते हैं कि 9 लाख रुपए एक वर्ष में खर्च होते हैं। और यदि अगले 5 वर्षों के लिए इसको कैलकुलेट करें तो ये करीब 45 लाख के आसपास होती है। मैंने ये खर्चे जो भी एलोकेट किए हुए हैं, ये हर आदमी के लिए अलग हो सकता है कुछ खर्चे इसमें बढ़ जाएं, हो सकता है कुछ खर्चे कम हो जाएं। ये सैंपल खर्चा दिया हुआ है, लेकिन ये सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि यदि स्मॉल टाउन में होंगे तो ये खर्चे शायद और कम होंगे। अब चर्चा करते हैं कि अगले 5 वर्षों में हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट कि जिंदगी हम अपने जीवन को चैन से जी सके। तो सबसे पहले कि 5 वर्षों में जो भी खर्चे होते हैं, जैसे आपने बताया कि 45 लाख के आसपास खर्च होंगे, तो इसके लिए एक सेपरेट रिटायरमेंट रिजर्व बनाए ओनली फॉर 5 ईयर्स। ये रिजर्व किसी ऐसी जगह पार्क करें जहां की उसकी लिक्विडिटी काफ़ी अधिक हो और साथ साथ उसमें बेहतर रिटर्न भी मिले। इसके लिए कुछ सरकारी योजनाएं हैं, मैं कुछ प्रपोज करता हूं। मैं जो भी स्कीम प्रपोज करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा और कोई योजनाएं नहीं है। इसके तरह के और भी योजनाएं हो सकती हैं, और जैसा मैंने बताया कि ये मैन टू मैन वेरी कर सकता है कि उनको कौन सी योजनाएं पसंद है। सबसे पहली योजना है सीनियर सिटीजन स्मॉल सेविंग स्कीम। दूसरा है पोस्ट ऑफिस का AMIS। तीसरा हो सकता है बैंक की फिक्स डिपॉजिट। चौथा हो सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन डेट म्यूचुअल फंड, या इस तरह से और भी कई योजनाएं हो सकती हैं। अपने हिसाब से किसी और को ये चूज कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है कि जो भी 5 साल के रिटायरमेंट फंड आपको क्रिएट करना है, उस फंड को आप स्वैप यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में इन्वेस्ट करें। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का सिंपल मतलब कि आप उस फंड को म्यूचुअल फंड में कहीं पार्क कर दें और उनको इंस्ट्रक्शंस दें, मैंडेट दें कि 75,000 रुपये, जैसे कि 9 लाख रुपए प्रति वर्ष आपकी खर्च है, तो एक महीने में 75,000 रुपये प्रोराटा बेसिस पे होगा, तो 75,000 रुपीज़ पर मंथ आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे आपकी उम्र 60 साल की हो गई है, तो सवाल ये होता है कि उस फंड को हम पार्क कहाँ करें। तो मेरे विचार से इस फंड को या तो डेट म्यूचुअल फंड में पार्क कर दें, या आप हाइब्रिड एग्रेसिव फंड में पार्क करें, या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पार्क करें। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट
ये भी कहते हैं कि इसको पार्क मिड कैप और स्मॉल कैप में भी किया जा सकता है, क्योंकि उसमें रिटर्न बेहतर मिलता है। लेकिन दो कारणों से मैं मिड कैप स्मॉल कैप को प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। एक तो आपका ये रिटायरमेंट रिजर्व केवल 5 वर्षों के लिए है, क्योंकि शॉर्ट टाइम है, तो इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं करना है। दूसरी बात है कि यदि आपके पास लंबा टाइम होरिजन भी होता, तो चूंकि आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हो गई है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी रिस्की फंड में इस फंड को आप पार्क करें। सो इन तीनों ही सेगमेंट में से अपने सुविधा के हिसाब से या अपने लाइक के हिसाब से आप इसको पार्क कर सकते हैं। अब हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वो 45 लाख रुपए जो पहले 5 वर्षों के लिए आप रिटायरमेंट रिजर्व में रखना चाहते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड में आप पार्क करते हैं जिसका रिटर्न 8% है, तो 75,000 रुपये हर महीने यदि निकालेंगे और इन्फ्लेशन यदि कंसीडर नहीं करेंगे, तो 5 वर्षों के बाद जो आपके बैलेंस बचेंगे वो 11,41,000 बचेंगे। यानी आपने पूरे 45 लाख रुपए निकाले, उसके बाद आपको 11,41,000 रुपये आपके बचेंगे। ये यदि ये पार्क करते हैं 10% वाले म्यूचुअल फंड में, तो 5 वर्षों के बाद 45 लाख निकालने के बाद आपको 15,03,000 रुपये बचेंगे, और 12% वाले में यदि आप पार्क करते हैं तो ये रिमेनिंग बैलेंस जो होगा ये 19,02,000 के आसपास होगा। लेकिन जनाब, ये मैंने बताया कि इसमें इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं किया। यदि इन्फ्लेशन का रेट हम 5% कंसीडर करें, बिकॉज कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ का जो 75,000 होगा, वो 60वां महीना का 75,000 लेंगे तो परचेजिंग कैपेसिटी उसकी काफ़ी कम होगी। इसलिए इन्फ्लेशन कंसीडर करना जरूरी है। और हमने माना यदि इन्फ्लेशन का रेट 5% है और यदि आपने अपने फंड को पार किया है 8% वाले म्यूचुअल फंड में, तो 5 वर्षों के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस बचेंगे आपके, ये 6,11,000 बचेंगे। यानी 45 लाख रुपए हर महीने 75,000 रुपये निकालने के बाद जो फंड बचेंगे वो 6,11,000 बचेंगे। और यदि उस फंड को आपने पार किया होगा ऐसे म्यूचुअल फंड में जिनका रिटर्न 10% है, तो 5 वर्षों के बाद आपको 9,60,000 रुपये आपके खाते में बचे रहेंगे। और यदि 12% वाले म्यूचुअल फंड में उस फंड को पार किया होगा, तो 5 वर्षों के बाद जो आपके खाते में रकम बची होगी या म्यूचुअल फंड में जो रकम बची होगी वो 13,42,000 के आसपास रहेगी। तीसरा स्टेप है कि प्री एलोकेट टू पुअरली नोन लार्ज एक्सपेंसेस। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस कुछ होते हैं जो आपको पहले समझ में नहीं आता है, और तो आप इसको पहले से ही उसमें एलोकेट कर दें। जैसे आपको अभी तक आपने 35 साल की नौकरी की, कभी विदेश जाने का मौका नहीं लगा, हालांकि इच्छाएं थी आपको कि ओवरसीज ट्रिप में जाएं, लेकिन या तो पैसे नहीं हुए उतने या आपके पास समय नहीं था, किन्हीं कारणों से आप जाने। चूंकि अब रिटायर किए हैं तो आपकी इच्छा होती है कि चलो एक बार यूरोप भी घूम लिया जाए। जनाब, ये कोई रेगुलर खर्चा नहीं है, ये अनफॉर्सीन एक्सपेंसेस हैं, पुअरली नॉन। लोग सामान्य तौर पर इसको सोचते नहीं है, लेकिन जब मूड होता है कि जाना है तो हमें जाना पड़ता है। तो एक तो हो गया ओवरसीज ट्रिप के बारे में। दूसरा हो गया कि यदि आपके बच्चे हैं, बच्चों की शादी है, तो निश्चित रूप से आप ये सोचते हैं कि भाई हमने कमाया बच्चों के लिए, क्यों नहीं खर्च करूं उस पर। तो कितना खर्च करूं ये प्री एलोकेट नहीं कर सकते, इसलिए इसको में एलोकेशन डालना जरूरी है। आपके घर हैं, घर पुराने हैं, इसको रेनोवेट करना चाह रहे हैं, तो रेनोवेट करने का कोई टाइम नहीं होता कि 2 साल के बाद करूं या 10 साल के बाद करूं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद लगता है रेनोवेट कर ही लिया जाए इसको। तो ये कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि हम पहले से एज्यूम नहीं कर सकते। इनके लिए आप ऑलरेडी प्री एलोकेट कहीं से फंड को पहले बना लें। दूसरा, जैसे कि मैंने स्वैप के एग्जांपल में बताया कि इन्फ्लेशन को कंसीडर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज कि हमें 20 साल 30 साल और जिंदा रहना है। तो आज के जो 75,000 रुपये हैं, 30 साल के बाद उसकी वैल्यू शायद आज के परचेजिंग कैपेसिटी के हिसाब से शायद 30,000 रुपये या 40,000 रुपये हो जाए, तो उस समय हमें दिक्कत हो सकती है। तो निश्चित रूप से जब प्लानिंग करें तो इन्फ्लेशन को कंसीडर जरूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी प्लान आप बनाते हैं हर वर्ष इसको रिव्यू करें और रीबैलेंस करिए। जैसा कि आपने जो फंड पार किया वो 12% वाले फंड में पार किया, और आपको लगता है कि आपके पास शायद 50,000 रुपये खर्च नहीं हो पा रहे हैं, कुछ कमी होगा, तो इसको रिव्यू करें, रीबैलेंस करें। या हो सकता है इसका उल्टा भी कि 75,000 जो आपने पहले सोचा था अब कुछ खर्चे अधिक हो रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो शायद ये 80 या 85,000 रुपये हो जाएंगे, तो उसके हिसाब से निर्णय लें। सो बेहतर है कि आप एवरी ईयर अपने स्टॉक्स को, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें और अपने सुविधा के हिसाब से इसको रीबैलेंस करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सारी बातों की चर्चा आप फाइनेंशियल एडवाइजर से करें, आप बैंकर से इस बात की चर्चा कभी नहीं करें।
बैंकर से चर्चा करेंगे तो बैंकर अपने बैंक में जो 6% 6.5% का रिटर्न जो देता है, हालांकि काफ़ी सेफ रिटर्न है, लेकिन जो रिटर्न होगा वो 6.5% के आसपास का ही होगा। तो यदि आप 6.5% वाले इंस्ट्रूमेंट में अपने फंड को पार करेंगे, हालांकि आपके फंड सेफ रहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से यदि 20-30 साल आप चाहेंगे कि इस रकम से हम बेहतर ज़िंदगी बिता सकेंगे, तो शायद इसमें आपको तकलीफ हो सकती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ, ना मेरे पास एमएफआई का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना ही मैं सेबी के कोई एग्ज़ाम पास किया हुआ हूँ, नहीं मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड पे कोर्स चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं। यदि मेरे विचारों से सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके नॉट एग्रीड लिखें। और नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ कारण जरूर बताएं कि आप किस कारणों से हमारे विचारों से सहमत नहीं हैं। थैंक यू।